अस्सलाम वालेकुम। मेरी माय वॉइस इज़ ऑडिबल? वालेकुम सलाम। ये सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। ओके। आप कैसी आवाज़ है? इज़ इट जी बेटर सर, नाउ? स्टिल आपकी आवाज़ है ना, ऑडिबल तो है लेकिन थोड़ी सी लो है। लो, ओके। अच्छा, आप कैसी है आवाज़? बेटर। ओके ओके, चलिए। ओके, मैं आप स्क्रीन शेयर, सॉरी, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपको, तो फिर स्टार्ट करते हैं जस्ट। सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आपको ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? जी, स्लाइड्स विजिबल हैं आपको? जी जी सर, नजर आ रही है। एक ओके। मिनट। अच्छा, आज हम ना स्टार्ट करेंगे एक एप्लीकेशन है जिसको हम रैग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। एक मिनट, मैं ज़रा इसको स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ। इसकी कहाँ पर है? हाँ, जी गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास एआई की एप्लीकेशन है जिसको हम रैग कहते हैं। तो इसका ये किसकी एब्रीविएशन है? ये है रिट्रीवियल आर्गुमेंटेड, ठीक है ना? इसमें हम इसकी जो एडवांस वर्जन है वो हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हमारा जो एजेंडा है वो, एक मिनट, तो मैं एक और भी स्क्रीन को ले लेता हूँ, लेकिन मेरे पास आ नहीं रही है। मुझे जस्ट कोई सेकंड दीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सिस्टम मेरा स्लो है थोड़ा सा। जी, ओके। कहाँ चला गया? अच्छा, मुझे मिल नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अच्छा गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रैग को ना। तो लास्ट वेनसडे को हमारी क्लास हुई थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछे थे, तो उनका भी आज आंसर आए। हम इसमें उनके भी आंसर को एड्रेस करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन था टोकन क्या होता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने टोकन्स को यूज़ किए, और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। हमने उसने डिस्कस किया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग
की जो नेक्स्ट वर्जन हम यूज़ करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है, तो उसकी भी आज हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक तो आप मुझे फिर बता दें, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी सर। जी सर। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने असल में थोड़ा सा ये इसकी स्लाइड्स को फर्दर अरेंज किया था, तो मुझे मिल नहीं रही, बट आप इसी इसी से हम आगे चलते हैं जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ठीक। तो तो ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको आप कोई आप एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक, तो ये समझें कि ये जो आज हम पढ़ेंगे इसमें आप बहुत ही एक चीज़ हम पढ़ेंगे लैंग चैन के बारे में। तो हम पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं, मुझे थोड़ा सा एक और टाइम दीजिएगा ताकि मैं ज़रा इसको अच्छे तरीके से मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आई थिंक मुझे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए, बट एनीवे चले यहाँ से। तो अच्छा, अब हम चलते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो रैग है ये क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप बहुत सी एप्लीकेशंस में ना जब बनाते हैं उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप डायरेक्ट ये जो चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछें, और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं कोई ऐसी जगह कि जिसका नॉलेज चैट जीपीटी के पास नहीं है, तो वो आपको उसका आंसर नहीं कर सकेगी, ठीक है ना। अगर जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका वो अपना डेटा, उनका डेटा जो होता है वो पर्सनल डेटा होता है, वो चैट जीपीटी को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। तो अगर आप उससे चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो आपको उसका आंसर नहीं कर सकेगी। तो उस केस में हम फिर ना क्या करते हैं कि उसको डॉक्यूमेंट हम एलएलएम को देते हैं, तो वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आपको आंसर करता है, और वो आंसर जो होते हैं वो करेक्ट आंसर होते हैं। तो ये इस तरह से ना रैग इस तरह से वर्क करता है। अब उसमें हमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं। उसमें एक इशू ये है कि जो एलएलएम है या चैट जीपीटी कह लें, वो आंसर गलत दे देती है, और कुछ आंसर इस तरह भी करती है कि जितनी बात पूछी हो वो उतना उससे ज़्यादा फालतू बातें बता देती है, और जो क्वेश्चन पूछा हुआ हो उसका पूरा आंसर नहीं करती। तो ये डिफरेंट हमें इसमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ वन बाय वन एड्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्या है, तो ये जो पहली स्लाइड है हम देखते हैं कि क्या बोला कि अच्छा, अब ये जो रैग होता है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ से कि जैसे आप देखें, जब उसको आप डॉक्यूमेंट देते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट जब देते हैं वो क्या करता है कि उस डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो और फिर उन छोटे टुकड़ों को क्या करता है, वो वेक्टर में, नंबर्स में कन्वर्ट करता है, और फिर उन नंबर्स को स्टोर करके आपको क्वेश्चन का आंसर करता है, ठीक है। तो मुझे एक थोड़ा सा टाइम दें, मैं मेरी स्लाइड्स ना सेट नहीं हो रही यहाँ पर। तो एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है।
ओके जी। सो मैं दोबारा शुरू करता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरेटिव एआई के अंदर, वो क्या है? रैग। अच्छा, रैग क्या होता है? इसको बोलते हैं रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। ठीक है। तो देखें, एलएलएम जो होता है, जैसे चैट जीपीटी है, वो आपको आंसर करती है। तो अगर आप उसके साथ एक डॉक्यूमेंट को अटैच कर दें या एलएलएम के साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करें, तो फिर वो क्या करेगी? उस डॉक्यूमेंट को भी यूज़ करके आपको आंसर करेगी। ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ के साथ कोई एडिशनल नॉलेज को अटैच करते हैं, उसको कहते हैं आर्गूमेंटेड। कि आपने आर्गूमेंट किया है, कुछ चीज़ फालतू उसके साथ अटैच की है, तो उसको यूज़ करके आपको आंसर किया जाएगा। और रिट्रीवियल कहते हैं कि किसी चीज़ को निकाल के बाहर लाना। ठीक है ना, उसको लाना और उसको आके प्रेजेंट करना। तो रैग हो गया कि जो आपको, कि एक तो चैट जीपीटी खुद भी आंसर करती है, लेकिन रैग में क्या होता है, आप उसको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को भी यूज़ करके आपको आंसर किया जाता है। तो अच्छा, आप चलते हैं कि अगर आप कोई अच्छा, आई थिंक आप में से कई लोगों को आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया हुआ है। आप मुझे आंसर करेंगे? जी सर। जी सर, यूज किया हुआ है। ओके, यूज़ किया हुआ है, तो दैट्स गुड। सो अच्छा, अब आप देखें, आपने नोट किया हुआ होगा कि चैट जीपीटी आपको कभी कभार ऐसा आंसर करती है जो कि ठीक नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया आपसे कि और इस तरह से कभी कभार ये भी होता है कि वो आपको कुछ ऐसा आंसर करती है कि जो आप कहते हैं कि पूछा इससे एक सवाल था तो उतना बजाय उतना ही जवाब दें, कुछ उसने फालतू आपको आंसर कर दी। जैसे कि आप कोई से क्वेश्चन पूछें कि आपके पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा शहर है, तो वो कहेगी जी कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है। तो आपने तो उसको उसको पूछा था कैपिटल क्या है, तो उसने साथ फालतू भी आंसर कर दिया, वो वाला आंसर किया कि जो आपकी, देखिए आपने उसको डॉक्यूमेंट दिया ना, आपने उसको डॉक्यूमेंट दिया पाकिस्तान के बारे में, और उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। लेकिन वो आपको जब आंसर कर रहा है एलएलएम या चैट जीपीटी, वो साथ ये भी लिख रहा है कि पाकिस्तान का जो शहर है, कैपिटल है, वो इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। तो ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये बात हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ कि इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। अब उसने साथ दे दिया, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन करना, यानी कि जो चीज़ डॉक्यूमेंट में नहीं है वो भी साथ उसने बता दी है। ठीक है। तो ये वो चीज़ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने इस आज एड्रेस करनी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा कॉन्साइज वे में चलें, ताकि हमारे अंदर जो है ये इसको कम्प्लीटली ये पूरा कवर हो जाए यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। ठीक है। वो अब कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना एक हाइब्रिड अप्रोच है, ये क्वेरी एक्सपेंशन है, ये हाई डीई अप्रोच है, री रैंकिंग अप्रोच है, और ये रैगास RAGAS एवेल्यूशन। तो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब आप रैग बनाते हैं तो देखें, आपने रैग बनाया, आपने उसको टेस्ट किया, तो आपने उससे 2-3 सवाल पूछे, उसने आंसर अच्छा दे दिए, और आपने जाकर अपने मैनेजर को बताया जी मैंने तो बड़ा बेहतरीन रैग बनाया, और उसने पूछा तो क्या ये आंसर ठीक करता है? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक करता है। तो वो पूछेगा कितने आंसर क्वेश्चन आपने से पूछे हैं? आपने कहा मैंने 3 क्वेश्चन किए और बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए हैं। तो वो आपसे कहेगा कि ये क्या गारंटी है कि इससे अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाएं वो सब के आंसर ठीक करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिससे हम चेक करें कि जब भी ये आंसर करेगा तो उसमें ये वाले इश्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि उसको बोलते हैं एवेल्यूएशन। तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, लैंग स्मिथ। तो हम देखेंगे लैंग स्मिथ कैसे वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इश्यूज आते हैं रैग के अंदर, कि जब आप रैग प्रोडक्शन लेवल पर रैग बनाते हैं तो उधर कुछ हमें इश्यूज आते हैं कि जब उस पर जब लोड डाला जाता है, मिसाल के तौर पे अगर आप चैट जीपीटी को या आप अपने जो आपने रैग बनाया है उसको सिंपल डॉक्यूमेंट दे दें, तो उस पर तो वो बड़े अच्छे आंसर करेगा, लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो वो आपको प्रॉपर आंसर करना बंद कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि
जब इसको हम चीज़ें जब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो वो वहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो ये कैसे, ये सब इश्यूज़ को हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले बात क्या है कि हम देखेंगे कि ये जो रैग होता है वो सिंपल रैग क्या होता है और उसको कैसे बेहतर बनाया जाता है। तो हम सिंपल रैग को अब आजकल क्यों नहीं यूज़ करते, उसमें कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर हमें आंसर करता है। उसके बाद एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे जिससे इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करेगी। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो बंदा कहता है कि क्या हम ये सारी टेक्निक इस अपने रैग में सारी टेक्निक इसमें ऐड कर दें, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो आपने करना क्या होता है कि आपने उसमें एक टेक्निक को यूज़ किया, उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया, यानी कि ये जो सेकंड नंबर है मेजर एंड ऑब्जर्व, आपने उसमें एक हमने टेक्निक को एक टेक्निक को यूज़ किया, देखा इसका रिजल्ट को हमने मेजर किया, अगर वो बेहतर है तो फिर हम देखेंगे कि उसमें दूसरी टेक्निक को हम ऐड करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या सारी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए हर जगह पर कि नहीं। तो सारी टेक्निक्स को हर जगह पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब भी हमने कोई टेक्निक यूज़ करनी है तो सारी टेक्निक्स एट ए टाइम यूज़ नहीं करनी, वन बाय वन यूज़ करें। पहले एक टेक्निक यूज़ करें, चेक करें, उसको मेजर करें और उसको ऑब्जर्व करें, उससे रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद सेकंड, तो ये वाली आपने ना अप्रोच को यूज़ करना है। तो थर्ड में जो थर्ड कॉलम आप देख रहे हैं स्लाइड पे, कि जब आप प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं तो हमें बड़े इश्यूज आते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने को पीडीएफ दे दी है अपने उसको गाइस, कि आपने को पीडीएफ डॉक्यूमेंट दी है, तो आपको पता है पीडीएफ डिफरेंट टाइप्स की पीडीएफ होती हैं। एक पीडीएफ वो होती है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, एक पीडीएफ वो होगी जिसपे टेबल्स बने हुए होंगे, और एक पीडीएफ वो होगी जिसपे चार्ट्स एंड ग्राफ बने होंगे। तो क्या, अच्छा अब ये करता क्या है कि वो जो पीडीएफ है उसको डिफरेंट टुकड़ों में ब्रेक करके अपने वेक्टर डेटाबेस में अपने डेटाबेस में ले जाता है, और फिर उसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन के आंसर करता है। तो वो जो टुकड़ों में हम जब टुकड़ों में इसको तकसीम करता है, इसको बोलते हैं चंकिंग करना, चंक्स बनाना। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि वो जो चंक्स बनाएगा उसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप, कोई लोग कहते हैं नहीं चंक का साइज 500 टोकन का होना चाहिए या 500 वर्ड्स का होना चाहिए, नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि चंक का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी चंक का साइज 100 होना चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक टेबल है, अगर पीडीएफ पे एक टेबल, बड़ा सा टेबल बना है, तो क्या आप उसको बीच में ब्रेक करना पसंद करेंगे? आपका क्या, आपको मुझे जवाब देगा कि एक टेबल है, क्या उसको टुकड़ों में तकसीम कर करके हम बताएं या पूरा टेबल ही उठा के उसको दे दें? आप लोग क्या कहते हैं? फिर टुकड़ों में तकसीम कर करके। टुकड़ों में तकसीम कर कर चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेबल एक पेज पे बना हुआ है, तो क्या उसको भी हमें टुकड़ों में तकसीम करके देना चाहिए? नहीं नहीं सर। सर, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। नो सर। एग्जैक्टली देखें, बिल्कुल गुड आंसर, कि जब भी हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, यानी चंकिंग जब भी करते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट की नेचर को देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन सी है, ठीक है। तो अब अगर डॉक्यूमेंट में टेबल है तो कोशिश करनी चाहिए पूरा का पूरा टेबल उसको एक चंक में दें, उसको एक पीस में आना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट, कि उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि पूरा टेबल ये बनता है। इसी तरीके से अगर आप उसको कोडिंग वाली कोई पीडीएफ दें जिसमें कोड लिखा हुआ है, तो क्या हम कोड को बीच में से ब्रेक कर करके चंक्स बनाएं? तो बिल्कुल वो भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोड के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, और आपने उसको जब उसको टुकड़ों में तकसीम किया कोड को, तो आधा फंक्शन एक टुकड़े में चला गया और आधा फंक्शन दूसरे, तो उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सर। इसलिए जब हम चंकिंग करते हैं, तो चंकिंग सर। करते हुए हम देखते हैं कि हमने चंक्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो ये भी सर। वेरी करता है कि हमने डॉक्यूमेंट को देखते हुए हमने चंकिंग का ख्याल रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें सर, हम चंकिंग इसके लिए करते हैं कौन तो हमारे पास सर। डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पर सूट करती है, तो ये भी आज हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये देखें, आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है लामा इंडेक्स प्लस पार्सिंग, ठीक है।
तो ये जो सर हम उसको उसको अच्छा, इसको सर आगे सर एक देखते हैं, सवाल था। अब जाइए यहाँ, हम तो सरा यहीं पे स्टक हो जाए। अच्छा आगे चलते हैं यहाँ से। जी सर एक सवाल था सर। जी एक मिनट हेलो। ठहरे, जी पूछे जी सवाल। सर इसके लिए हम ओवरलैप चंकिंग कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा कोड हो जो बड़ा हो और हम उसको टुकड़ों में तोड़ें और ओवरलैपिंग चंकिंग करें ताकि कॉन्टेक्स्ट भी रहे पिछले एक ओलैप सेपरेट ओल पार्ट्स का। ओलैप ओलैप चंकिंग क्या होती है, आप डिफाइन करेंगे? सर जो है वो आखिरी जो पार्ट होता ओलैप है चंक। चंकिंग किसको कहते हैं, आप जो डिफाइन करेंगे? जी जी सर, उसमें ना आखिरी पार्ट जो चंक का होता है वो जो दूसरे चंक का जो शुरू का पार्ट होता है वो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो रहे आपस में और पता चले जी कि ये यहाँ से बात यहाँ खत्म थैंक हुई यू थी सो मच। यहाँ। देखें देखें ये जो है ना ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट, जब अगर आपकी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट जो है ना वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में देखें देखें जैसे आप कभी कोई आपको देखें, आप जब कभी आपने ड्रामा देखा हो, कभी आपने कोई स्टोरी पढ़ी हुई हो, तो आपने सपोज आपने एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और आपको बाद में ना कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो आप उस स्टोरी को ना वहाँ पर आपने आपने कहा कि स्टोरी मैंने पेज नंबर 2 तक मैंने स्टोरी पढ़ी है, तो अब मैं वापसी पे आके ना पेज नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी या करूँगा ना। तो नॉर्मल केस क्या होता है कि जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे पेज 3 से, तो एग्जैक्ट पेज 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे ताकि पता चले कि पीछे क्या कहानी थी, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो जब भी हम चंक्स बनाते हैं तो चंक्स में फॉर एग्जांपल आपने पहला पैराग्राफ काट के उसको दिया, तो जब सेकंड पैराग्राफ देंगे तो पहले पैराग्राफ की आखिरी 2-3 लाइनें भी साथ देंगे ताकि उसे पता चले कि जो पीछे बात हो रही थी अगले पैराग्राफ को, अगला पैराग्राफ उस पिछले पैराग्राफ से जुड़ा हो गया, तो इससे वो जो लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये हम टेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन टेबल में जो क्या करते हैं, अब एक टेबल है वो फुल टेबल है, तो उसको दूसरे टेबल के साथ, वो अगर दोनों टेबल इंडिपेंडेंट है तो उसमें ओवरलैपिंग की हमें फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम एज ए टेबल देंगे, वो उसको पिक कर लेगा। यानी कहने का मतलब है आपने सिचुएशन इसको अंडरस्टैंड करना है। और जो कोड है उसमें जो नॉर्मल तरीका है कि कोड को ब्रेक करने का तरीका ये है कि जहां पर फंक्शन एंड होता है वहां पर उसको आपने चंक को कट लगाना है ताकि पूरा फंक्शन एक चंक के अंदर जाए, ठीक है ना। तो बेशक जब आप दूसरा चंक बनाएं तो उसमें जो आखिरी फंक्शन उसको ऐड कर लें तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा। लेकिन जब भी कोड को कट करें तो वो फंक्शन का एंड लाइन होनी चाहिए, एंड पे कट करें, बीच में नहीं करना। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं जो हमने ऑब्जर्व करने चाहिए ताकि उसको जो मॉडल है उसको कॉन्टेक्स्ट पूरा मिल जाए, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे इसमें यहाँ से। तो अच्छा आप चलते हैं यहाँ से कि पहले जो था ना, अच्छा अब इसमें डिफरेंट, हमने बोला कि गाइस प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन देन रैक के अंदर भी इश्यूज आ जाते हैं कि मैंने अभी जैसे बोला कि आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आप उसने आपने जो उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद के बारे में इतना लिखा है, कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद पाकिस्तान, और इस्लामाबाद है सॉरी, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इस्लामाबाद इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। लेकिन जब उसने आंसर किया तो उसने साथ ये भी ऐड कर दिया कि कैपिटल पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। अब ये जो बात उसने लास्ट में बताई है ये डॉक्यूमेंट में नहीं थी और इसने बता दी, तो इसको बोलते हैं हलूसिनेशन करना। अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बात तो वो ठीक कर रहा है लेकिन वो बात हमारे उस डॉक्यूमेंट में नहीं है, और क्योंकि हमें हमारी डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमें इस हलूसिनेशन को हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर कहती है मार्केट से जाकर ना सेब लेकर आओ, तो आप ना सेब लेकर आते हैं, साथ नाशपाती भी ले आते हैं और साथ कुछ और भी ले आते हैं। तो आपने ना ठीक है, आपने वो जो काम है वो पूरा ठीक किया है, एप्पल लेकर आए हैं, लेकिन वो जो बाकी चीज़ें वो आपने फालतू लाई हैं, वो इररेलेवेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी ना एलएलएम जो होते हैं वो ये भी काम कर जाते हैं कि जो चीज़ कहा गई वो तो आपको उसको आंसर करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं वो भी बता देते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि आपने उससे क्वेश्चन पूछा, तो जैसे आपने कहा कि जाओ, अगर आपकी मामा आपसे कहें कि जाएं बाजार मार्केट से ना सेब लेकर आए, नाशपाती लेकर आए और चलें बनानास लेकर आए, और आप गए और मार्केट से 2 चीज़ें लेकर आए हैं, एप्पल और बनाना, ठीक है, वो नाशपाती भूल गए हैं। तो इसको बोलते हैं कि आप रिकॉल नहीं कर सके, जो क्वेश्चन आपको कहा गया था उसको पूरा आपको याद नहीं रहा, 2 चीज़ें लाए,
और ये इशू भी LLMs के अंदर आ जाता है कि आप उससे जो सवाल करते हैं वो कंप्लीट आंसर नहीं करता वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें उसमें भूल जाता है, इसको क्या कहते हैं, रिकॉल इशू, कि वो पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर सका। तो ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसकी जगह पर हमें ना, हम जो हमारे रैक को थोड़ा डाउटफुल बना देते हैं जब हम उसको प्रोडक्शन की तरफ लेके जाते हैं, जब उसको मार्केट उसकी करते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़। अब इसको कैसे कंट्रोल की जाता है, मैं उसको हम चलते हैं इसको आगे से। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब इसकी रीजंस क्यों होती हैं, क्या रीजंस है, ऐसा क्यों होता है कि आप जो उसको क्वेरी कर रहे हैं वो एम्बिगुअस क्वेरी है, कि आपने जो सवाल किया वही एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब है कि वो उसके दो दो मतलब निकलते हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या इसका क्या मीनिंग मिलना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि मुझे ना HR की पॉलिसी के बारे में पता है, ठीक है। तो अब वो जाके ढूंढेगा कि पॉलिसी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो बजाय, अब पॉलिसी HR की पॉलिसी भी है, एक पे रोल की पॉलिसी भी है, और कुछ और भी पॉलिसी, तो वो हो सकता है वो उसमें ढूंढते हुए उसको लगे कि ये जो जवाब है ये पॉलिसी से मतलब कि वो उठा के आपको दे दे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि उसको पॉलिसी 2-3 जगह पर नजर आ रही है, तो उसने मुनासिब समझा कि ये इस पेज पे जो आंसर लिखा है वो ज़्यादा मुनासिब है, तो वो आपको लाके अब वो देगा। तो इसको बोलते हैं कि क्वेरीज एम्बिगुअस होती हैं, तो वो आपको ना ये इशू खड़ा हो जाता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये कि मल्टी होप रीजनिंग की, व्हाट इज द, जैसे कि अब व्हाट इज द सैलरी रेंज फॉर द मैनेजर ऑफ द डेटा टीम, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि उसने एक चंक बनाया, चंक ए में लिखा कि उसको कहीं, देखिए आपने जो डॉक्यूमेंट डाली है ना गाइस, वो जो डॉक्यूमेंट है वो चंक्स की शक्ल में है ना, उसकी वेक्टर एम्बेडिंग बनी हुई है। तो वो क्या करेगा, आपका क्वेश्चन सुनेगा और जाकर ना अपने वेक्टर डेटाबेस में देखेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैलरी रेंज फॉर मैनेजर्स ऑफ डेटा टीम, तो वो उसको एक जगह पर चंक मिलेगा, एक पेज पे चंक मिलेगा कि हमजा मैनेजर द डेटा टीम। तो चंक बी में उसको कहीं मिलेगा, किसी और पेज पे या चंक बी में मिलेगा मैनेजर सैलरी रेंज इज 150K to 250K। अब वो ये समझेगा कि अच्छा आप इन दोनों चंक्स को देखें तो क्या लिखा है, नाइदर चंक अलोन आंसर इट, ठीक है। तो अब इस दोनों चंक्स में ये पूरा आंसर हमारे पास नहीं है, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो अब अच्छा इसको थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा एक और देखें यहाँ से कि इररेलेवेंट रिट्रीवल, ठीक है, यहाँ से जो भी हमने डिस्कस किया, हाउ डू आई रीसेट माई पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिट्रीव पासवर्ड से क्यों, मिसाल के तौर पे अभी इसको हम आगे चल के थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा अब इसमें देखेंगे नाइव, ये जो शुरू में रैग्स यूज होते थे, इसको बोलते थे नाइव रैग ना। तो ये इनके फेलियर की, ये देखें नाइव रैग फेलियर द रियल नंबर। तो देखिए यहाँ से कि अगर आप उसको उसकी रीजंस क्या, तो ये देखें एक्यूरेसी डिग्रेड्स शार्पली एज सिनेरियोज गेट हार्ड, ठीक है। वो जो शुरू वाले रैग्स थे उनको, वो क्यों इनमें ये इश्यूज आते थे, उसमें इशू आने की अभी रीजन बताई थी कि अगर डॉक्यूमेंट सिंपल है तो वो आपको बड़ा अच्छा आंसर करेगा, ठीक है। देखिए ग्रीन बार बता रही है कि उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं अगर बड़ी सिंपल सी डॉक्यूमेंट। देखिए गाइस, अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट सिर्फ यही बताई हुई है, उसमें 2 लाइनें हैं, अब वो 2 लाइनों पे क्वेश्चन पूछे तो वो एकदम अच्छा आंसर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें सेकंड देखें, अगर आप डॉक्यूमेंट को बड़ा कर दें, लार्ज डॉक्यूमेंट आ जाएं और आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो अब वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम पेश आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, देखें दोबारा बताता हूं, अगर डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है तो उसका आंसर बड़ा एक्यूरेट आएगा, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट को बड़ा कर दिया तो अब उसको थोड़ी डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, आंसर करने में। और अगर आपने डॉक्यूमेंट बड़ा है और वो आंसर डिफरेंट पेजेस के ऊपर है, उस आंसर का एक पोर्शन एक पेज पे है और दूसरा पोर्शन दूसरे पेज पे है, तो उसको और डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा केस ये कि क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी है, तो ये सबसे मुश्किल केस इसको पेश आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरू वाले रैग्स थे वो बड़े सिंपल होते थे, लेकिन बाद में जब रैग्स जो डॉक्यूमेंट्स थी वो कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई, क्वेरीज कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई, तो ये जो इश्यूज अभी हमने डिस्कस किए हैं वो इश्यूज रैग के अंदर आना शुरू हो गए। तो ये हमने पढ़ा, इसके नीचे लाइन देखें, द नाइव रैग इज स्टार्टिंग पॉइंट नॉट ए फिनिश्ड प्रोडक्ट,
every technique today directly fixes one of these failure modes. तो ये जो इसमें failures आ रहे थे तो उसको हम different technique से हम उनको ठीक करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि हमने बोला कि अच्छा इसमें ना थोड़ा सा मैंने इसकी थोड़ी सी अपने पास स्लाइड्स बनाई हैं, तो अगर आप मुझे ढूंढने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ पर। अच्छा चलें, अच्छा अब हमने देखते हैं कि एक हमारे पास ना डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये जो अपनी प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया कि वो कभी इररिलेवेंट आंसर लेकर आ जाता है और कभी इनकम्प्लीट आंसर करता है और कभी उसमें आंसर तो ठीक कर रहा होता है लेकिन वो आंसर हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होता, यानी कि हेलुसिनेशन कर रहा है। तो ये इशू सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो पहली जो अप्रोच है वो है हाइब्रिड सर्च, ठीक है। अब ये हाइब्रिड कहते हैं कि जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है हाइब्रिड अप्रोच। इसमें जो एक अप्रोच है वो है डेंस सर्च एंड स्पार्स, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ है क्वेरी एक्सपेंशन और चौथा है ये हाई DE, ठीक है। ये 4 टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे इसकी जो आउटपुट है वो उसमें एक्यूरेसी आ जाती है। अच्छा अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन देखते हैं कि डेंस प्लस स्पार्स क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा गाइस, आपको पता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इंसान क्या करता है, वो 2 तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। एक तो है कि उसमें जो कोई ख़ास वर्ड है उसको समझ, उसका मीनिंग अगर उसे पता है तो उसको उसके मीनिंग को समझ के उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है। दूसरा हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट को समझता है, पूरे सेंटेंस को पढ़ के उस सेंटेंस को पढ़ के समझता है पूरे सेंटेंस में ये जो बंदा बात कर रहा है इसकी क्या इंटेंशन है, इसकी नीयत क्या है। तो जो एक अगर वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ रहा है इसको बोलते हैं सिमेंटिक, ठीक है। सिमेंटिक कि पूरा सेंटेंस को पढ़ के वो समझता है सेंटेंस में क्या बात की जा रही है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूं तो कहने को तो एप्पल सेब भी है और कहने को एप्पल तो एक वो मोबाइल फ़ोन भी है, कंपनी का नाम भी एप्पल है। तो अगर वर्ड को देखा जाए तो ठीक है, एप्पल के हमारे पास अभी 2 मीनिंग है, तो लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किस एप्पल की बात की जा रही है। तो वो जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो उसको बोलते हैं सिमेंटिक सर्च। तो उसको फिर समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है कि जैसे आप बोलें कि आई ईट एप्पल इन द मॉर्निंग, अब वो समझ जाएगा कि ये जो एप्पल है ये एक फ्रूट का नाम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेंट, ठीक है। तो सिमेंटिक का दूसरा नाम है डेंस सर्च, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि डेंस सर्च कैसे वर्क करती है, बस ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो है एक के जो LLMs होते हैं वो सिमेंटिक सर्च को यूज़ करके अंडरस्टैंड। दूसरा जो चीज़ है जो इसके अंदर हमने यूज हाइब्रिड के अंदर है, पहली तो हो गई सिमेंटिक को हम डेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है स्पार्स, ठीक है। स्पार्स में वो क्या करता है कि वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, कि भाई ये वर्ड जो है ना ये देखें हमने, ठीक है, हमने जब जुमला बोला आई ईट एप्पल इन द मॉर्निंग, तो इसमें एप्पल में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट से समझ में आया कि ये बंदा एप्पल के बारे में क्या बात करना चाहता है। तो वो हमें समझ कि भी एप्पल को ये खा रहा है और मॉर्निंग में खा रहा है। फिर दूसरा ये एप्पल क्या चीज़ है, तो उस एप्पल से हमें समझ में आया कि ये एक फ्रूट है, ठीक है। तो अच्छा होता ये क्या था पहले कि जब शुरू में जो हमारे पास रैक था तो उसमें एक इशू होता था कि आप उससे पूछें कि ये चलें आगे बात करें, अभी तो हमें ये डिस्कस कर लिया कि हमने कि ये 2 अप्रोचेस हैं कि अगर आप कहें, अगर आप जो रैक को बस कहें बस कि सिमेंटिक सर्च से ही अंडरस्टैंड करो तो भी वो कई जगह पर आपका आंसर ठीक नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सिमेंटिक अप्रोच को भी यूज़ करो और स्पार्स सर्च क्या होते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं उनको भी लेकर, इन दोनों को लेकर आप अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों अप्रोचेस को वो रैग मल्टीपली कठी हाइब्रिड अप्रोच को यूज़ करता है, अब जो वो आंसर करेगा वो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हम जो ये 2 अप्रोचेस को उसको जब जो LLM यूज़ करता है, जब जिस रैग के अंदर होंगी, मतलब जब आपने एजेंटिक AI के अंदर ये दोनों अप्रोचेस को यूज़ किया होगा तो उसके जो आउटपुट होगी उसमें एक्यूरेसी बहुत बेहतर आएगी। अच्छा अब चलते हैं, इसने कुछ एग्जांपल दी यहाँ से। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दिएगा सर दोनों।
जी अभी हम जैसा एग्जांपल देते हैं, यहाँ मैं ना जरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ से कि ये हाइब्रिड ए, अच्छा ओके। अच्छा आप देखते हैं यहाँ से, मैं दोबारा बताऊँ, देखें आपने ना, हमने कहा कि अगर कोई कोई आपने कोई रैक बनाया है, वो रैक सिर्फ सिमेंटिक सर्च को यूज करता है। सिमेंटिक सर्च क्या है कि पूरा सेंटेंस पढ़ेगा, उस सेंटेंस से वो अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये बात क्या कह रहा है, ठीक है। तो वो वहां से ना वो उसको मतलब वो एक उसको उसके आपको आउटपुट देगा, ठीक। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे की वर्ड्स हैं कि देखें मिसाल के तो मैं इसकी एग्जांपल यहाँ मुझे मिले, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। लेट मी फाइंड एग्जांपल है, यहाँ एग्जांपल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो एक्चुअली मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई थी, वो मुझे अभी ना मेरी वो अरेंज नहीं है इस टाइम। अच्छा यहाँ नीचे थे, वाई यू नीड बोथ रियल क्वेरीज कंटेन मीनिंग एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कि जब आप बातें करते हैं तो उसमें उसका जो आप जुमले बोलते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें पूरे जुमले का एक अपना मीनिंग भी होता है और उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर हम ये दोनों कीवर्ड्स और ओवरऑल मीनिंग को लेके वो रैग यूज करेगा तो उसमें जो आंसर आउटपुट आएगी वो बेहतर आउटपुट आएगी, ठीक है। वो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर वो कीवर्ड्स को इग्नोर, मुझे कोई ऐसे कीवर्ड्स का मिले मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, तो अदरवाइज ना यहाँ पर ना मुझे एग्जांपल आती है, मैं आपको एग्जांपल से ही बताता हूँ, ठीक। अगर मुझे सर अपने पास मुझे कोई ये स्लाइड्स बता मेरी दिएगा कि बस स्पार्स सर्च करता क्या है? मेरे को सेमेंटिक जी सर्च का तो दोबारा पता है। दोबारा बताइएगा। कीवर्ड सर्च मैं ये करता है, कह रहा स्पार्स हूँ। सर्च। स्पार्स कीवर्ड सर्च कीवर्ड सर्च करता है। जी ओके। ये जो की स्पार्स सर्च है वो उसका दूसरा नाम है कीवर्ड सर्च। और डीप जो डेंस सर्च है उसका दूसरा नाम है सिमेंटिक सर्च। तो दोनों को मिलाकर यूज, जो जो रैक दोनों को मिलाकर यूज करता है वो बेहतर आंसर करेगा। बेहतर आंसर का मतलब है कि उसमें एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक है, बेहतर एक्यूरेसी आएगी। तो ये इसे ना यहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जांपल दी यहाँ से, तो ये इसे करके बताया। अच्छा अब होता है ये कि इन्होंने रखा हुआ है कि भाई कि इन्होंने कि नंबरिंग की हुई है, ठीक है, कि भाई हम सिमेंटिक सर्च को कितना क्या 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 नंबर देंगे, ठीक है, और जो कीवर्ड्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखें डिफरेंट सिचुएशन में ना चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि यार सिमेंटिक सर्च ना उसका रोल ज़रा मेजर रोल है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि सिमेंटिक सर्च को ज़रा वेट ज़्यादा मिले, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी पोर्शन है वो ये जो आपकी ना ये स्पार्स सर्च जो कीवर्ड सर्च है उसका बाकी वेट यहाँ मिले। एक सिचुएशन ऐसी है वहाँ आप कहते हैं नहीं, जैसे कि आप ना कोई स्टोरी हो उसमें आप सब कहते हैं सिमेंटिक सर्च का वेट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जहाँ पर फॉर एग्जांपल मेडिकल की डॉक्यूमेंट है या कोई फाइनेंस की डॉक्यूमेंट है, तो फाइनेंस में तो नंबर्स बड़े मैटर करते हैं ना। तो आप चाहेंगे भाई ये जो कीवर्ड सर्च है वो यहाँ पर उसका रोल ज़्यादा है, तो कीवर्ड्स के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वेरी करता है कि आपने दोनों में से किसको ज़्यादा वेट देना है और किसको कम। तो ये सिचुएशन पे वेरी, जैसे अगर आपकी रैक फाइनेंस से रेलिवेंट है, मेडिकल से रेलिवेंट है, तो वहाँ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेकिन अगर आपकी कोई स्टोरी टाइप की है, कोई कंटेंट राइटिंग है, तो आप चाहेंगे यार सिमेंटिक सर्च को ज़्यादा वेट दिया जाए। लेकिन दोनों को हमने इकट्ठा यूज़ करना होता है। तो इन्होंने इसका एक फार्मूला बनाया हुआ मैथ में, उसकी हम डेप्थ में अभी नहीं जाते। तो उस फार्मूले की हेल्प से ना ये फिर फाइंड करता है कि अगर सिमेंटिक सर्च को इतना वेट देंगे तो कीवर्ड्स को कितना वेट देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक यहाँ फार्मूला जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा इंटू डेंस प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू स्पार्स। डेंस कहते हैं सिमेंटिक सर्च को और स्पार्स कहते हैं कीवर्ड सर्च को, ठीक है। ये से एग्जांपल दिए, तो ये मैथ्स के फार्मूले को यहाँ पर एक्सप्लेन कर, हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते, हमने उसकी आइडिया को समझना, ठीक। अच्छा अब एक और चीज़ है कैसे और बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। उसमें एक टेक्निक एक और है, अभी एक टेक्निक हमने डिस्कस कर ली है, वो क्या है, सिमेंटिक सर्च और कीवर्ड सर्च। अब अगली जो टेक्निक है वो क्वेरी एक्सपेंशन है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ठीक। अच्छा क्वेरी एक्सपेंशन को मैं अगर बताना यहाँ चाहूँ, देखिए यहाँ से जनरेट मल्टीपल फ्रेजिंग टू रिकवर व्हाट वन क्वेरी मिसेस, ठीक है। अच्छा अब क्वेरी एक्सपेंशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ से आप ये देखें, यूजर ने बोला
हाउ डू आई गेट ए रिफंड? रिफंड कहते हैं कि आपने फीस जमा कराई थी, आप वो वापस लेना चाहते हैं, तो आपने सवाल पूछा है हाउ डू आई गेट ए रिफंड, ठीक है। तो अब हो सकता है वो जाके डॉक्यूमेंट में ढूंढे और उसको वो रिफंड का वर्ड ना मिले हैं, आपकी डॉक्यूमेंट में रिफंड का वर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा कि आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इसका पे सोल्यूशन क्या है? तो हम ऐसा रैक बनाते हैं कि जब आपने एक क्वेरी उसको दी है, वो उससे मिलती जुलती और क्वेरीज खुद बनाएगा और फिर जाकर डॉक्यूमेंट में ढूंढेगा। इसको बोलते हैं क्वेरी एक्सपेंशन। क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आपने सवाल पूछा हाउ डू आई गेट ए रिफंड, तो वो क्या करेगा कि इससे मिलते जुलते सवाल और कौन कौन से बन सकते हैं वो खुद बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वर्ड है रीइंबर्समेंट, ठीक है। रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट शुड बी सबमिटेड। अच्छा, तो एक रीइंबर्समेंट जो है ये भी रिफंड को ही कहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की क्वेरीज बनाएगा। तो देखिए ना, अगर आप यूट्यूब पे लिखें पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है, ठीक है, या अगर यूट्यूब आपको डिफरेंट और साथ ये भी बताते हैं एक क्वेरी बनाए पाइथन ट्यूटोरियल, दूसरी बनाए पाइथन फॉर बिगिनर्स, तीसरी बना दें पाइथन फॉर ग्रेड 6। तो आपको वो जो एग्जैक्ट आपको जब डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस ज़्यादा। वो जो वीडियो आप देखना चाहते हैं वो उसमें से कोई एक वीडियो डेफिनेटली वहाँ पर हो जाएगी, वो उसको मिल जाएगी और वो आपको दिखा सकता है। तो अगर आप डिफरेंट आपने एक क्वेरी दी तो रैक क्या करेगा, वो उससे मिलती जुलती डिफरेंट क्वेरीज और बनाएगा और फिर जाकर वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में ढूंढेगा, तो उसमें एक्यूरेट आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव हो जाती है। इसको बोलते हैं क्वेरी एक्सपेंशन, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये मेथड है। अच्छा, एक और मेथड है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मेथड है, इसको हाई डी बोलते हैं, हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग। ये एक बड़ी ट्रिक है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ की है। देखिए, हमने बोला कि आपने उससे क्वेश्चन पूछा, अब वो क्वेश्चन के एग्जैक्ट वर्ड्स डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो अब जब एलएलएम आपकी डॉक्यूमेंट में ढूंढेगा तो वो कोशिश पूरी करेगा कि इसका आंसर ढूंढ के लाए, क्योंकि एग्जैक्ट उसको वर्ड आपकी क्वेरी में वो एग्जैक्ट आंसर नहीं, वर्ड नहीं है जो डॉक्यूमेंट में वो मौजूद नहीं है, तो वो कोशिश करेगा बड़ा क्लोज आंसर लाने की, लेकिन फिर भी वो आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो वो वजह क्या है कि जो कीवर्ड्स आपने क्वेरी में यूज़ किए हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर की एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसका एक इलाज इन्होंने फिर सोल्यूशन ये निकाला, उन्होंने अब जो आजकल लेटेस्ट रैग्स हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि उसने कहा कि एलएलएम को कहा कि जब भी तुमसे क्वेश्चन कोई यूज़र क्वेश्चन पूछे, तुम डायरेक्ट डेटाबेस में जाकर आंसर को मत ढूंढो, पहले उसका आंसर खुद एक आंसर बनाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप लाइब्रेरी में जाएं तो आप उससे पूछें मुझे प्रोग्रामिंग की बुक चाहिए, तो अब उस लाइब्रेरियन को तो समझ में नहीं आएगी कि कौन सी प्रोग्रामिंग की बुक, तो वो आप लाइब्रेरियन आपसे पूछेगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग की बुक, तो अब आप कहेंगे जी पाइथन की, तो वो फ़ौरन जाके पाइथन की बुक ढूंढ के लाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेरी पूछी है तो उसको एक लुकमा दे दें, जैसे बोलते हैं पंजाबी में लुकमा दे दें या देसी लुकमा, एक उसको क्लू दें, इशारा दें कि ये इसका जवाब यूँ हो सकता है। तो जब आप वो देंगे तो अब वो जवाब लेकर आपकी डॉक्यूमेंट में जाएगा और उससे मिलता जुलता जवाब ढूंढ के लाएगा, तो उसको वो जवाब ढूंढने में आसानी रहेगी। अब जो आंसर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये वो टेक्निक है जिसको बोला हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, कि आप उसको एक फेक आंसर वो जो मतलब देखिए ना, आपने रैग में एलएलएम तो यूज़ किया हुआ है ना, तो आप उस एलएलएम को कहते हैं कि आप तो मिस्टर एलएलएम आपने डायरेक्ट जाकर डॉक्यूमेंट में नहीं ढूंढना, पहले खुद इसका जवाब बना लो कि क्या इसका जवाब क्या हो सकता है, अब जाकर उसको डॉक्यूमेंट में ढूंढो तो आपको बड़ा क्लोज आंसर मिल जाएगा और डॉक्यूमेंट से वो आंसर लाके मुझे बताओ, क्योंकि हमने तो आंसर वो लेना है ना जो डॉक्यूमेंट के अंदर है, वरना तो एलएलएम पहले भी बता रहा था। तो ये वो अप्रोच है, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग, ठीक है। तो अच्छा अब देखें गाइस, हमने ये टेक्निकें लगा ली सारी और हमने कह दिया जी कि ठीक है, अब हमने अब हमारा आंसर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अब एक इशू ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है, सपोज एक जैसे जॉब पे अप्लाई, एक जॉब आई है, उस पर कई लोगों की सीवीज आ जाती हैं,
1000 सीवीज आती हैं, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है, वो एचआर का बंदा सारी सीवीज को रीड करता है गाइस? क्या कहते हैं आप लोग, क्या करते होंगे गाइस? एनी वन ऑफ यू? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा। मैंने बोला कि जैसे कि एचआर एक जॉब, एक कोई जॉब है, उसमें लोग सीवी जॉब से अप्लाई करते हैं, तो एक जॉब है 1000 सीवीज आ गई हैं, तो एचआर का बंदा क्या सारी सीवी रीड करेगा वन बाय वन? सर डिपेंड करता है इसमें, अगर जैसे उनका कोई सिस्टम बना हुआ है जो एटीएस स्कोर के हिसाब से जो सीवी अगर स्कोरिंग में ऊपर आ रही है वो उसको देखेगा। जी देखें देखें, नॉर्मली जो जनरल रूल है वो 1000 सीवीज को डिटेल के साथ रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उनका एक सर्च क्राइटेरिया होता है जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा फास्ट रिट्रीवल मेथड है। वो क्या करेगा, टॉप 20, सपोज उसने टॉप 20 निकाल लेगा वो अपने उस क्राइटेरिया की हेल्प से, फिर उन टॉप 20 या टॉप 20 निकाल लेगा, उन टॉप 20 को भेजेगा इंटरव्यू के लिए। उन टॉप 20 में से 3 बंदे बाहर आ जाते हैं, उन 3 बंदों की सीवी को डिटेल के साथ रीड किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैथोडोलॉजी अडॉप्ट, और ये सेम मैथोडोलॉजी यहाँ पर भी अडॉप्ट होती है। सपोज आपने क्वेरी पूछी है, उस क्वेरी के आंसर उसको मल्टीपल डॉक्यूमेंट से मिले हैं, तो वो क्या करेगा, ये रैग एलएलएम क्या करेगा, उनको रैंकिंग करेगा, और उनमें से जो रैंकिंग करने के बाद जो टॉप जितने भी हमने उसको बताए हुए हैं टॉप 20 वो उठा के लाएगा, फिर उन टॉप 20 में से रीड करके टॉप 3 को पिक करेगा। तो ये मैथडोलॉजी यहाँ री रैंकिंग वाली, ये इसमें आप जैसे यहाँ पर जो रैंकिंग वाली मैथडोलॉजी 2 स्टेज रैंकिंग है जो यहाँ यूज करें। इससे क्या होगा लेकिन सर कि मेरा एक देखिए, अगर सवाल हर है सर, इस हवाले से रैग में तो 1000 पेजेस होते हैं ना, वो सारे पढ़ना शुरू कर दे, इशू क्या है, लेटेंसी का इशू आ जाएगा, ठीक है। अगर वो मतलब काफ़ी तो से कंप्लेन आ जाएगी, भाई ये तो आपका जो एलएलएम है, ये तो जो आपका जो चैट जो भी आपने जो एजेंट बनाया है वो तो रिस्पॉन्ड बड़ा स्लो करता है, ठीक है। तो ये हम मैथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं जो कि स्मार्ट मैथडोलॉजी है, और इसमें एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। पहले क्या था, इससे पहले अभी जो हम जो पढ़ते रहे कि हमने उसकी आउटपुट को काफ़ी इंप्रूव किया कि वो अच्छी आउटपुट देता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये भी तो इशू खड़ा हो गया ना कि उसको आप ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेटेंसी हमारी वो इंक्रीज हो गई है। तो अब लेटेंसी के इशू को सॉल्व करने के लिए हमने ये एक मैथड है कि उसकी री रैंकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेज री रैंकिंग है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया ताकि लेटेंसी को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, अब चलते हैं कि आपने माशाल्लाह रैग बना लिया जी। रैग में जो सबसे पहला इशू था कि उसकी आउटपुट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने वो डिस्कस की, हमने देखा कि उसको कैसे हम ना कंट्रोल करते हैं, तो वो हमने डिफरेंट चीज़ें हमने इसकी डिस्कस की थी। और सर ये जी जो है एक इसमें हम, मिनट, मैं जी पूछे क्वेश्चन। जी सर हम इसमें री रैंकर यूज करते हैं, जैसे बीजीई री रैंकर। जी उसमें देखें डिफरेंट री रैंकर बने हैं, तो उसमें हमने तो आइडिया अंडरस्टैंड करना है कि उसमें ये री रैंकिंग अप्रोच क्यों करते हैं कि ताकि लेटेंसी को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। क्योंकि अब उसमें अगर वो सारी डॉक्यूमेंट को डिटेल के साथ पढ़ना शुरू कर देना, और उसमें 10,000 पेजेस वाली डॉक्यूमेंट पढ़ी हुई हो या चले 1000 ही पढ़ी हो, तो वो आउटपुट रिप्लाई करने में उसको टाइम लग जाएगा। तो ओके ये ओके सर। टेक्निक, इसलिए हम ये उसकी री रैंकिंग करते हैं, ठीक है। सर जस्ट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सर, इनके साथ साथ हम कोडिंग नहीं कर रहे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही, दोबारा बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जस्ट हम थ्योरी ही इसमें पढ़ेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे। जी जी कोडिंग करें, पहले आप तो इसकी थ्योरी समझ लें। मैं आपको बताता हूँ, देखें इट्स ए गुड क्वेश्चन। मैंने जब रैक बनाना शुरू किए तो मैंने बड़े रैक्स बनाए, लेकिन जब मैं क्लाइंट के पास रैक लेकर आया तो मुझे पता चला उसमें बहुत से इश्यूज़ हैं। ये जो इश्यूज़ अभी यहाँ डिस्कस हो रहे हैं ना, ये इश्यूज़ हैं सारे, कि उसकी आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है, एक्स्ट्रा आंसर कर रहा है, कहीं हेलुसिनेशन कर रहा है। तो मैंने तो बड़ा अच्छा बनाया, मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया, लेकिन जब डिलीवर करने गया तो ये इश्यूज़ खड़े हो गए। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, आप जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं वो एक प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं,
लेकिन अगर प्रैक्टिकल से पहले आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो प्रैक्टिकल करते वक्त ये ड्रॉबैक्स उसमें रह जाते हैं। और सबसे बड़ा मैं गाइस जो स्टूडेंट होते हैं ना उनको इसका आइडिया नहीं होता कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम रैक बनाया तो आई वाज उस टाइम ये रैक नया नया आया हुआ था। तो जब मैंने रैक बनाया तो मैं बड़ा खुश था कि मैं इसको मार्केट में जाके सेल करूंगा और बड़े पैसे कमाऊंगा। तो फिर जब मैंने बना के मैंने ना फिर दुबई के अंदर इसको भेजा, तो वहाँ मेरे दोस्त है तो मैंने कहा यार ये कैसा कहता है, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की ना, जैसे नहीं चैट जीपीटी तारीफ़ करती है, बड़ा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, उसने तारीफ़ की तो मैंने कहा यार ये मैंने बेचना है। तो वो कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्यों, क्या मसला हुआ? कहते हैं यहाँ तो फ्री में मिल रहे हैं। तो फिर मुझे पता चला कि जो चीज़ें मैं सोच रहा था वो चीज़ें उस समय मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। पर दूसरा ये कि मैंने जो मैंने बनाया एज ए स्टूडेंट, तो जब उसको मैंने उसके पास कस्टमर के पास लेकर गया, एक कंपनी को मैंने सेल किया, तो पता चला कि इसमें ये इश्यूज खड़े हो गए। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाए, गाइस मैं आपको बड़ी ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, ये हमें तो बाद में पता चली है कि हमेशा उसकी थ्योरी पहले पढ़ें, उसके बाद जब बनाएंगे ना तो उसमें ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी और जब सामने आएंगे तो आप कहेंगे हाँ थ्योरी में ये बात यूँ की गई थी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो बेशक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, लेकिन अगर थ्योरी के बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगी उसमें वो क्वालिटी आएगी जो मार्केट डिमांड करती है, या अगर वो नहीं भी होगी तो उसके काफ़ी क्लोज होंगे, उसमें कमी होगी तो आप उसमें कुछ उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, वो आप डेफिशिएंसी आप जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जब भी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी को आप ये भी कह सकते हैं प्लानिंग होती है कि आप पहले प्लानिंग करें, थ्योरी प्लानिंग का हिस्सा है। मैं आज मेरे भी क्लाइंट हैं, मैं सेल करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैंने अभी एक रिसेंटली सॉफ्टवेयर सेल किया एक पेट्रोलियम कंपनी को, मुझे उसकी प्लानिंग में 7 महीने लगे हैं और सॉफ्टवेयर बनाने में 1 हफ्ता लगा। और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 1 हफ्ते वाला काम पे बड़ा जोर लगाते हैं, वो जो जिससे मुझे 7 महीने लगे हैं वो कहते हैं ये तो वैसी है थ्योरी है, क्या करना है इसको। तो उस थ्योरी पे मुझे 7 महीने, क्योंकि कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी ना उसको समझने में, उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने में समझने में मुझे 7 महीने लगे हैं। तो दिस इज़ हाउ। तो फिर वो होता क्या है, फिर मुझे उस टाइम ये चीज़ें पढ़नी पड़ी है कि भाई ये मुझे पता चला कि थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में ये सब बातें ना प्रॉब्लम डिफाइन थी। तो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब देखते हैं इसमें क्या चीज़ डालनी है, क्या नहीं डालनी, मैंने क्या डाली है तो क्यों डाली है, और क्यों दूसरी जो चीज़ मैंने उसमें इंक्लूड नहीं की है तो क्यों नहीं की है। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जब इंटरव्यू में जाते हैं वही क्वेश्चन यही पूछते हैं और वहाँ हम स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो चंद चीज़ों को एड्रेस कर रहा होता है, बाकी चीज़ों को एड्रेस नहीं करता। तो ये चीज़ें जो मैं आपसे मैं चाहता मैं बताऊँ। अच्छा, बट एनीवे आप चलते हैं यहाँ से। ये हमने पढ़ लिया जी कि ये 2 स्टेज जो होता है ना री रैंकिंग, हमने पढ़ लिया। आप चलते हैं कि आपने रैक बना ली है, अब आप उस रैक को चेक भी तो करेंगे ना, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं हम देखते हैं यहाँ से। ये इसने बोला RAGAS, ठीक है। रैक, ये जो लास्ट में AS है ये आई थिंक असेसमेंट है इसकी ना, कि रैक की असेसमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसमें कि ये देखते हैं कि क्या ये ना ये इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, इसकी जो वैल्यूएशन में क्या चीज़ चेक करते हैं। एक प्रिसीजन चेक करते हैं। देखें जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं ना, आप उसको भी तो चेक करते हैं ना, उसकी भी तो एवेल्यूएशन होती है। इस तरह रैक में भी रैक की एवेल्यूएशन कैसे करते हैं, हम उसकी प्रिसीजन चेक करते हैं, ठीक है। और उसकी अभी हमने रिकॉल चेक करते हैं। प्रिसीजन का रिकॉल क्या होता है कि हमने उसे कहा कि 3 चीज़ें पूछी, उसने 2 का जवाब दिया, 1 छोड़ दिया, इसका मतलब कि वो उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, ठीक है। ये रिकॉल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रिसीजन में कि जब भी आंसर किया उसने बिल्कुल ठीक दिया, या कभी ठीक दिया कभी नहीं ठीक दिया, ठीक है ये। और रेलिवेंसी का आपको पता है कि जो सवाल था उसी से मतलब उसका जवाब लेकर आया, ठीक है। और फेथफुलनेस कहते हैं हलूसिनेशन को, कि जो कुछ जब सवाल किया तो उसका जवाब डॉक्यूमेंट में था, जो डॉक्यूमेंट में था वही लेकर आया, वही बताया, डॉक्यूमेंट से हट के कोई कुछ भी नहीं, कोई फालतू बात नहीं की उसने। अगर वो जो बातें डॉक्यूमेंट में लाई हैं वही उसने आंसर किया, तो हम बोलते हैं कि ये जो रैग है ये इसमें फेथफुलनेस है। ये 4 क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस के ऊपर रैग को एवेल्युएट किया जाता है। आप देखिए हमने रैग बना ली है, अब आपको पता ही नहीं है इसको चेक कैसे करेंगे। आप मार्केट में ले जाते हैं, वो कहते हैं आप वो जो मार्केट में जाएंगे तो वो तो मार्केट वाले ना बड़े मुंह फट होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं
आजकल ना मेरी हमारी कंपनी है स्टार्टअप, हम जाते हैं ना एक इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ एक फीमेल है, उनका भी स्टार्टअप है, तो वो नस की स्टूडेंट है, वो उन्होंने आके कुछ क्वेश्चन पूछा, वो जो मेंटोर थे, कि मैं जब जाती हूँ कंपनीज के अंदर, उनको कहती हूँ कि मैंने ये एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट बनाया, मैं आपका काम करके मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी, तो वो कहते हैं कि मुझे बस चाय पिला के फारग कर देते हैं। तो वो बड़े अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन मुझे काम नहीं देते। अब इसका क्या मतलब, तो मार्केट जो है ना वो इतनी मतलब इजी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि भाई आप देखें, मैंने जब अपना रैक बनाया था तो मैंने उसको कभी चेक ही नहीं किया कि भाई इसमें प्रिसीजन क्या है, इसमें रिकॉल क्या है, बस वो बना लिया, वो ट्यूटोरियल देके मैंने बनाया, मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त रैक बना दिया। तो जब रियलिटी में गया पता चला इसको चेक भी करना होता है। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसकी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते यहाँ से। और अच्छा, ये री रैंकिंग, अच्छा अभी जो री रैंकिंग करते हैं ना, इसके टूल्स हैं यहाँ पर जिक्र। तो 2 तरह के टूल्स हैं, एक क्लाउड बेस्ड है और दूसरा आपके कंप्यूटर पे होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ तो आप वो टूल अपने पीसी पे यूज़ कर लें, यहाँ पर क्लाउड को यूज़ कर लें। इसके आई थिंक आप सब लोग माशा जानते हैं, अगर पीसी पे यूज़ करेंगे तो वो आपको एक ही दफ़ा पेमेंट करनी है, फिर पीसी पे आपके अपने पीसी पे है, क्लाउड पे करेंगे तो क्लाउड पे ज़रा पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, 2 तरह के टूल्स हैं, एक क्लाउड वाला है, एक आपके अपने कंप्यूटर पे यूज़ होता है। तो ये दोनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं री रैंकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये इसका जिक्र हुआ है। अच्छा, आप चलते हैं, हाउ डू यू नो योर रैग इज़ वर्किंग। हाँ, तो हमने ये इसको देखा यहाँ से। तो अच्छा, इसको मैं देखता हूँ यहाँ कुछ मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताऊँ यहाँ से। अच्छा, वो कहता है कि यू बिल्ड ए रैग पाइपलाइन, यू टेस्ट इट मैनुअली विद 5 क्वेश्चन, इट लुक्स ओके, ठीक है। तो आपने उससे 5 सवाल पूछे और उसने बड़े अच्छे जवाब दे दिए, ठीक है। आपने कहा जी बड़ा बेहतरीन रैग बन गया, ये तो बड़ा सही से जवाब देता है, ठीक है। लेकिन आपने उसको ना जैसे कि जब उसको आपने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो या कुछ और लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो पता चला वहाँ पर वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी जो एवेल्यूशन, तो ये जो मेथड है कि हमने उसकी एवेल्यूएशन भी हमें करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये इसमें 4 मैट्रिक्स हैं रैग को एवेल्यूएट करने के लिए। तो चलते हैं इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि उसकी प्रिसीजन चेक करें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, ऑफ चंक रिट्रीव्ड हाउ मेनी वर रेलेवेंट। देखें, आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन का आंसर किया, तो वो वहाँ से चंक्स उठा के लाए। तो आपने देखना है वो जो चंक्स हैं वो कितने रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो अगर वो 80% वो मतलब उन्होंने टारगेट रखा कि 80% रेलेवेंट है, तो ये अगर तो आप कहते हैं कि हमारा जो रैग है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर उसके अंदर प्रिसीजन एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो दोबारा बताता हूँ कि आपने उससे क्वेश्चन पूछा, वो उसका आंसर करता है, वहाँ से चंक्स उठा के लाता है और 80% चंक रेलेवेंट है, तो आप कह सकते हैं कि रैग जो है उसके अंदर प्रिसीजन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगर प्रिसीजन हैवी होगी तो उसका आउटपुट एक्यूरेट आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कॉन्टेक्स्ट रिकॉल, कि जब आपने उससे सवाल किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा 3 चीज़ें लेकर आओ, वो 2 लेकर आया है, तीसरी वो भूल गया है, इसको बोलते हैं रिकॉल। तो अगर वो जो चीज़ रिकॉल करता है वो 80% है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो रिकॉल की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है। ये हमने खुद नंबर रखे हुए हैं, ये नंबर वेरी करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि उसने जो जवाब लाया है वो रेलेवेंट है, ठीक है, काफ़ी रेलेवेंट है, यानी कि जो आपने पूछा वो काफ़ी उससे रेलेवेंट है, ठीक है। तो वो हमने सपोज आपने कहा कि वो 80% है, तो हम कहेंगे 80% जो जवाब आता है वो 80% रेलेवेंट है, तो इसका मतलब है रैग आपका अच्छा रैग है। तीसरा हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन को हम बहुत ज़्यादा वेट देते हैं गाइस, उसकी रीज़न ये है, आपका रैग उसकी प्रिसीजन बड़ी अच्छी है, उसका रिकॉल बहुत अच्छा है, वो रेलेवेंट आंसर लाता है, लेकिन वो हेलुसिनेट करता है, तो समझें कि आपका सारा वो जो ना काम ख़राब हो गया, ठीक है। इसलिए हेलुसिनेशन के केस में हम बहुत हैवी वेट रखते हैं उसको। देखिए यहाँ उसने 90% रखा हुआ है कि हेलुसिनेशन, इस चीज़ को 90% चेक करे कि जब भी वो आंसर लाता है तो हमारी डॉक्यूमेंट से लाता है, फालतू जवाब अपनी तरफ से आंसर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस केस में ना, अच्छा अब ये वेरी करता है
कि हम किस जगह पर फेथफुलनेस को ज़्यादा रखेंगे और किस जगह प्रिसीजन को ज़्यादा रखेंगे या कम करेंगे, ये वेरी करता है। सपोज वो वाली फील्ड्स जहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, जैसे मेडिकल है, फाइनेंस है, तो इधर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारा मॉडल उसकी फेथफुलनेस हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वेरी करते हैं यहाँ, तो ये सर जी जी सर ये हेलुसिनेशन को हम लोग प्रिवेंट कैसे करें? जी दोबारा पूछें। सर ये जो हमारा रैग हेलुसिनेट करता है तो इसे जी हम जी, प्रिवेंट कैसे करें? गुड क्वेश्चन। देखिए अभी हमने हमने क्या बोला, अभी हमने जो अभी वो कुछ 4-5 टेक्निकें नहीं पढ़ी हमने, कि हमने बोला कि एक तो उसके अंदर ना वो ड्यूल सर्च करे, ठीक है ना, कीवर्ड सर्च करे और सिमेंटिक सर्च करे। अच्छा, फिर हमने री रैंकिंग की अप्रोच को पढ़ा कि वो हमने यूज़ करनी है, ठीक है। ये अभी डिफरेंट अप्रोचेस हमने पढ़ी नहीं यहाँ पर, ये री रैंकिंग करे। और क्या पढ़ा हम, ये वाला मेथड यूज़ करें कि हाई डीप को, हाइपोथेटिकल डॉक्यूमेंटेशन, एम्बेडिंग की टेक्निक को यूज़ करें। ये वो टेक्निक है जिससे इससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा सर, एक सवाल था। एक मिनट जब, अच्छा जब आप सवाल करते हैं ना, मुझे वो साथ हैंड फ्री लगाना पड़ता है। जी आप करें। जी सर, वो क्या कहते हैं, ये रेगस जो है वो एम्बेडिंग्स और चंक सही बन रहे हैं, ये भी चेक करेगा? जी अच्छा, आप देखें, मैं तो देता हूँ जो चेकिंग का क्राइटेरिया कि हम चेक कैसे करेंगे कि इसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पर आ रही है, वो हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे अभी ना, कि हमें पता कैसे चलेगा कि इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब जो डॉक्यूमेंट देते हैं तो डॉक्यूमेंट में चंकिंग करते हैं, तो चंकिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे पीडीएफ है तो पीडीएफ की पार्सिंग करना, पार्सिंग चंकिंग को ही कहते हैं। तो वो यानी कि उसको एक फॉर्मेट में आंसर करना, तो वो पार्सर हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट पार्सर यूज होंगे, ठीक है। हम जैसे जब मैं नया नया था तो मैं एक ही पार्सर को यूज़ करता था, तो वो उससे रिजल्ट ही नहीं आते थे। फिर मैं थक के कहता था कि ये तो काम ही नहीं हो रहा। तो बाद में पता चला कि भाई हर हर चीज़ का डिफरेंट पार्सर है। अब एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें टेबल्स हैं, उसका पार्सर डिफरेंट होएगा, ठीक है ना। एक है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ, उसका पार्स उस टेक्स्ट का जो पार्सर है वो बड़ा सिंपल सा होता है। अगर सर वो वाला चंकिंग पार्सर आप यूज़ करेंगे। सर जी जी सर चंकिंग मतलब हम प्री डिफाइन करते हैं ना, कि जैसे हमें किस तरह से चंकिंग चाहिए, किस तरह से चंक्स बने जी, वो हम कोडिंग में। करते हैं, लेकिन साथ साथ जो वो पार्सर बने वो भी हमें देखने कौन सा पार्सर वहाँ पे यूज़ करें, ठीक है ना। तो जैसे कि ओ, ऐसा पार्सर, कुछ ऐसे पार्सर जो सिर्फ टेबल्स को अच्छा हैंडल करते हैं, ठीक है। और कुछ पार्सर ऐसे हैं जो ग्राफ्स को पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें वो देख के वो वाला पार्सर भी ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो आउटपुट प्रोवाइड करें। अगर आप देखें, अगर आपने टेक्स्ट वाला पार्सर यूज़ कर लिया वहाँ पर ना कोडिंग के अंदर, वो बड़ा अजीब सा आंसर करेगा आपको। फॉर एग्जांपल टेबल में 2 कॉलम बने हैं, उनके नीचे 2 नंबर लिखे हैं, तो वो पता क्या करेगा कि एक ही लाइन पे ना पूरा टेबल लिख देगा आपको, ठीक है। पूरा टेबल एक लाइन पे शो कर देगा। उसकी वजह क्या है कि वो जो पार्सर आप यूज़ कर रहे हैं वो टेबल के लिए है ही नहीं, वो टेक्स्ट के लिए है, आपने गलत यूज़ किया हुआ है। तो ये इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखेंगे, ठीक? अच्छा सर आगे किसी चलते हैं यहाँ एक से। पार्सर का मिसाल दे सकते हैं, किसी एक पार्सर की एग्जांपल का नाम बता सकते हैं, किसी एक पार्सर आगे का? आगे आगे स्लाइड में आएगा पार्सर कौन से, ठीक है। आगे ओके ये आपके क्वेश्चन का आंसर आगे आ रहा है। अच्छा, ओके ओके तो सर। हमने ये पढ़ा रैग की एवेल्युएशन कैसे करते हैं, ठीक है। ये आगे चलते हैं यहाँ से। और उसमें भी डिफरेंट पैरामीटर्स थे कि उसकी प्रिसीजन होती है उसमें। अच्छा, ये प्रिसीजन के कौन चेक करता है, ये अब आप आगे पढ़ेंगे कि प्रिसीजन चेक कैसे होती है, ये कौन चेक करता है, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। उसमें एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है यहाँ जिसको बोलते हैं लैंग स्मिथ। लैंग स्मिथ ये चेक करता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ओके जी, आप चलते हैं यहाँ से। ये हमें ये भी देख लिया यहाँ से कि ये पढ़ लिया यहाँ से। अच्छा, आप चलते हैं। हाँ, अब आ गया क्वेश्चन का आंसर कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ये जो इसकी प्रिसीजन है वो कितनी है। और देखें, आप लोग क्या करते हैं, आप एलएलएम को एक क्वेश्चन देते हैं, सामने जवाब आ जाता है। अब आपको क्या पता है भाई कि इसने जो आंसर गलत दिया है या इसने जो आंसर इररेलेवेंट दे दिया है, वो इशू कहाँ पर आया है, वो आपको पता ही नहीं है। आपने क्वेश्चन दिया, आपको आंसर आ गया। अब आप जो पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या प्रोसेस हुआ है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि कैसा हो। तो ये लैंग स्मिथ क्या करता है ये जब आप उसको क्वेश्चन देते हैं, क्वेरी देते हैं, वो क्वेरी जाने से लेकर आउटपुट आने तक जितने भी स्टेप्स होते हैं
वो सबको मॉनिटर कर रहा होता है। इसको बोलते हैं लैंग स्मिथ ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि हर स्टेप के ऊपर ये चीज़ों को चेक कर रहा होता है, ठीक है। और ये अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वजह ये है कि सपोज आपने उसको क्वेरी दी, आज आपने यूज़ किया अपना रैक, तो रैक ने बड़ा जल्दी जवाब दिया। कल जब यूज़ किया तो वो वही सवाल का जवाब उसने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया। अब आपको समझ नहीं आ रही है कि कल तो ठीक तेज़ चल रहा था, आज ये स्लो क्यों चल रहा है, इसमें लेटेंसी क्यों आ गई है, तो ये कहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए कि किस स्टेप के ऊपर इशू है, हम लैंग स्मिथ को यूज़ करते हैं। तो लैंग स्मिथ ना पूरे, इसको बोलते हैं पाइपलाइन। आपके जो आपने क्वेश्चन दिया और आंसर आने तक जो पीछे पूरी पाइपलाइन बनी है, उसमें किस टाइप के ऊपर क्या इशू, उसको मॉनिटर कर रहा होता है। इसको ट्रेसिंग कहते हैं। इससे फिर हमें फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ पर इशू है उसको हमें पता चलता है कि यहाँ पर इशू है, तो उसको हम फिर करेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं डीबगिंग करना, ठीक है। और ये जो अच्छा, जो हम रैग्स बनाते हैं प्रोडक्शन लेवल का मतलब ये है कि जो हमने कंपनीज के अंदर यूज रैग को करना होता है, उसकी बात हो रही है, उसमें लैंग स्मिथ को यूज करना मस्ट है। अगर आप कोई ऐसा रैग बना रहे हैं जो आपने किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को सेल करना है, उसमें लैंग स्मिथ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये आपको ये भी बताता है, देखिए हमने बोला था कि आप जब किसी एलएलएम को यूज़ करते हैं तो वो टोकन यूज़ करता है, और टोकन की कीमत होती है, कॉस्ट होती है। तो अब अगर आपने उसको यूज़ किया और कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा टोकन यूज़ कर रहा है, तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये लैंग स्मिथ बताएगा आपको कि भाई आपके टोकन इतने यूज़ हो रहे हैं और टोकन की कॉस्ट ये है, तो इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो आप उसको फिर चेक करेंगे कि ये कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसको आप ना सेट करें। तो लैंग स्मिथ जो है हमारे पास एक ट्रेसिंग का इंस्ट्रूमेंट है जो डीबगिंग में हेल्प करता है और ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर हमें हेल्प करता है, और ये बहुत मस्ट है। तो ये भी हम फेज नंबर सर 3 में। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर ये जो भी टेक्निक्स है ये हम यूज किस तरह से करेंगे? जी गुड क्वेश्चन। देखें, हमने बोला कि ये मैं शुरू में बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, आप चैट जीपीटी में क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको आंसर करती है, ठीक है। वो आंसर कैसे करती है कि उसके पास दुनिया जहाँ का इल्म है, नॉलेज है, उसके ऊपर वो ट्रेन हुई है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप आपके घर में या आपकी फैमिली है, क्या उसको आपकी पूरी फैमिली का नॉलेज है? नो सर। तो मतलब अगर आपकी आपका आप लोगों की आपने कंपनी बनाई हुई है, तो उस कंपनी का नॉलेज तो चैट जीपीटी के पास नहीं है ना। तो आप फिर क्या करें? आप कहते हैं कि मैंने एक एआई का चैट जीपीटी बनाना है जो मेरी कंपनी के बारे में सवाल जवाब का आंसर करे। तो फिर आप क्या करेंगी? आप अपनी कंपनी के बारे में एक डॉक्यूमेंट बनाएंगी, और वो डॉक्यूमेंट आप ना उस एलएलएम को, जैसे कि चैट जीपीटी, उसको देंगी। आप कहेंगे आप मुझे इस सवाल का जवाब दो, तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट में जाकर उन सवालों को जवाब ढूंढ के आपको देगी, तो वो फिर आपको जवाब दे सकेगी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रैक। कुछ समझ में आपको आया? सर मैं ना कोडिंग के हवाले से कह रही हूँ कि किस तरह से हम इन टेक्निक्स को यूज करेंगे। कोडिंग में अच्छा, कोडिंग में ना हम इसका जो कोडिंग में हम जब करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम चैट बोट्स बनाते हैं और एजेंट्स बनाएंगे। अब ये एजेंट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि इसकी अगर हम कोडिंग करना शुरू करें तो ये मुश्किल काम है, और इसमें आउट ऑफ कंट्रोल होने का चांस। तो इसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। एक फ्रेमवर्क है, उसको बोलते हैं लैंग चैन। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, जैसे ना एक वेबसाइट बनाएं तो एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क, वो आपको हेल्प करता है वेबसाइट बनाने में। नेक्स्ट जेएस करती है। इसी तरीके से आपने एजेंट्स बनाने हैं या एजेंटिक एआई का कोई चीज़ सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए फ्रेमवर्क है लैंग चैन। वो लैंग चैन में रेडीमेड चीज़ें बनी हुई हैं, आपने उसको बताना है तो वो आपको एक एजेंटिक एआई का मॉडल बना के देगा, ठीक है। अब आपने उस लैंग चैन में जो आपने एजेंटिक एआई का बनाया, आपने अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट देनी है, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं।
आप कहते हैं मैंने जो मेरी जो कंपनी है उसकी मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई है, उसके अंदर तो टेबल्स भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, तो फिर आप वो वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगी कि जो टेबल्स को और ग्राफ को अच्छे तरीके से रीड कर सके। अगर आपने उसको वो वाली लाइब्रेरी दे दी उस लैंग चेन के अंदर जो आपने आपने एजेंटिक एआई का बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसको आपने एक ऐसी लाइब्रेरी दी हुई है जो सिर्फ टेक्स्ट वाली पीडीएफ पढ़ती है, उसको ग्राफ वाली या टेबल वाली पीडीएफ नहीं पढ़ना सही आती है, तो वो जो आउटपुट देगी पीडीएफ से वो अच्छी नहीं होगी। तो आपने लैंग चेन की मदद से आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया एजेंटिक एआई का या एजेंट्स का बनाया, और आप चाहती हैं मैं उसको एक डॉक्यूमेंट दूं ताकि वो रैग वो वाला वो एजेंटिक एआई या वो एजेंट रैग बन जाए। तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए आप उसको कुछ लाइब्रेरीज देंगी, तो वो लाइब्रेरीज डिपेंड करती हैं कि वो जो आप डॉक्यूमेंट देंगी उसमें क्या कुछ है, ग्राफ हैं, टेबल्स हैं, टेक्स्ट है, तो उसके तो हमारे पास वो लाइब्रेरी का नाम क्या है, उस लाइब्रेरी का नाम है लैंग चेन। तो लैंग चेन की मदद से, तो लैंग चेन में आपको कोडिंग इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, रेडीमेड बना हुआ है, उसको यूज़ करके आपने एक चैट बोर्ड बना सकती हैं, आप इसमें एजेंटिक ऐप बना सकती हैं, और आपने उसका कोई डॉक्यूमेंट लगानी है तो एक डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जिसको बोलते हैं पार्सर, तो वो आप साथ अटैच करेंगे तो वो रन करना शुरू हो जाएगा। तो कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने किया, कुछ आंसर ये कुछ आपको समझ आ गई? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी यस आपको? सर, समझ आ ओके। गया। अच्छा, अब देखें, अब आपने करना ये है कि ना अब आपने रैक बनाया, अब आपने रैक को बनाना है, बनाकर आपने मार्केट में बेचना है, ठीक है? तो आपने तो प्रोडक्शन लेवल का आपने बनाना है। देखें अच्छा, चैट जीपीटी जब नई नई आई थी ना, तो उसमें एक इशू था, आपने फॉर एग्जांपल उससे मैं सवाल करता था कि व्हाट इज़ माय नेम। अब उसको पता ही नहीं था मेरा नाम क्या है, तो उसको फिर मैंने बताया कि माय नेम इज़ मिस्टर अली, ठीक है? तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया हाउ आर यू मिस्टर अली, ठीक है? अब उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ माय नेम, तो उसने कहा आई डोंट नो, ठीक है? उसने कहा आई डोंट नो। अब इसकी देखें, इंसान में और ये जो कंप्यूटर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ठीक है? अब मैंने जब सवाल पूछा तो मैंने उसको अपना नाम बताया, उसने फ़ौरन मुझे वेलकम कहा मेरे नाम से। जब मैंने दोबारा पूछा मेरा नाम क्या है, तो उसको वो कहती है, उसने कहा कि मुझे नहीं पता। इसकी क्या वजह है? कोई आप में से आंसर करेगा? सर वो तो सारा डेटा लॉस हो गया। सर एलएलएम स्टेटलेस होता है। ना कि जैसे ना वो कहते हैं, बच्चों को कहते हैं ओ भाई तू ये सवाल को याद करो, याद करना सर क्या वो है? रिकॉल नहीं कर सका। नहीं, रिकॉल सर क्यों नहीं कर स्टेटलेस सकता? होता है एलएलएम। क्या हमारा वजह? जो एलएलएम होता है वो स्टेटलेस होता है, हाँ, उसमें कोई मेमोरी नहीं। स्टेटस टेक्निकल वर्ड, ठीक है? होता ये है कि जैसे अपनी बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं बेटा ये इस सवाल का जवाब याद करो। याद करने का क्या मतलब होता है कि अपने दिमाग में इसको सेव कर दो। दिमाग को बोलते हैं मेमोरी, कि मेमोरी में जाकर स्टोर करो। आप जब उसे दोबारा पूछेंगे, अगर उसकी मेमोरी में वो बच्चा उसकी याददाश्त अच्छी है तो फौरन जवाब देगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं याद रहता, ठीक है? तो वहाँ कहते हैं यार तुम्हें तो याद ही नहीं रहता। हाँ, आप जब बोलते हैं तुम्हें याद नहीं रहता, क्या मतलब? कि तुम्हारी मेमोरी में स्टोर नहीं होता, ठीक है? ये तो जब पहले क्या था कि चैट जीपीटी के पास मेमोरी नहीं होती थी, लेकिन अब आजकल जो चैट जीपीटी है, जो आजकल के रैग्स हैं, जो आजकल के चैट बोर्ड्स हैं, उनको मेमोरी, उनके पास मेमोरी होती है, ठीक है? तो जब भी आप प्रोडक्शन का रैक बनाएंगे उसमें मेमोरी का होना मस्ट है, मेमोरी होना ज़रूरी है गाइस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेमोरी नहीं होगी, अच्छा मेमोरी को करता क्या है, क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट, मेमोरी को यूं कर देखें, आपने बोला उसको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है? कि ऐसा क्वेश्चन है कि मैं देखता हूँ आपको आगे। अच्छा, इसमें एक मेमोरी है, एक लामा इंडेक्स है, ये डॉक्यूमेंट पार्सिंग, इनके बारे में तो पहले मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं इसने कहता है कि देखिए क्वेश्चन, बंदे ने, यूजर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी, ठीक है? एक चैट जीपीटी ने या आप यहाँ एलएलएम ने जवाब दिया यू कैन रिटर्न आइटम्स विद इन 30 डेज, ये उसने जवाब दिया, ठीक है? आपने दोबारा पूछा हाउ लॉन्ग डज इट टेक,
इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब हाउ डज इट टेक, अब उसे समझ नहीं आ रहा ये किसके बारे में पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी ये पीछे जो सवाल है ना, व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी, ये उसके दिमाग में से निकल गया है। जब आपने दोबारा सवाल पूछा तो पिछला सवाल उसके दिमाग में नहीं था, इसलिए उसको समझ नहीं आ रही है कि किसके बारे में पूछ रहा है, कितनी देर लगेगी। लेकिन अगर इसके पास मेमोरी हो तो ये क्या करेगा कि जब भी आप सवाल पूछेंगे ये पिछले वाले सवाल को देखेगा कि किसकी बात कर रहा है, तो अब ये समझ जाएगा और जाकर वहां से अब ये सवाल नया बनाएगा। सवाल क्या बनाएगा, हाउ लॉन्ग रिफंड पॉलिसी टेक, ठीक है, कि रिफंड पॉलिसी को कितना टाइम लगेगा। अब ये सवाल बनाकर वो आगे जाएगा तो उसको जवाब मिल जाएगा, ठीक। अगर पहला सवाल उसने महफूज करके रखा हुआ है अपनी मेमोरी में, तो अगले सवाल को समझने में उसको, अगले सवाल को वो दोबारा बना के जाकर ढूंढेगा तो उसको जवाब मिल जाएगा, अदरवाइज वो जवाब नहीं ला सकेगा, वो भूल जाएगा। तो ये मेमोरी का होना ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ जो आपने प्रोडक्शन में बनाना है वो है कि जब आपने लैंग चैन को यूज़ करना है, क्योंकि लैंग चैन ऐसा फ्रेमवर्क है कि समझें कि आप जितने भी एजेंट बनाएंगे, जैसे होता है ना कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो समझें कि एजेंट्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लैंग चैन है। तो ये बिल्कुल रेडीमेड उन्होंने बना के हमें दे दी है और हमें ज़्यादा कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से लैंग चैन को यूज़ करें, अपना कोई भी एक एजेंट बना लें वहाँ से। तो लैंग चैन को यूज़ करेंगे। और अच्छा, अब लोग ना लैंग चैन में और लैमा इंडेक्स में उनको कंफ्यूज करते हैं। मैं भी शुरू में कंफ्यूज होता था कि मैं ये समझता था कि जब मैंने कोई एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट बनाना है तो एक लैंग चैन यूज़ कर लो या लामा इंडेक्स यूज़ कर लो, तो मैं इस तरह समझता था। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लैंग चैन एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, लामा इंडेक्स उसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है, और ज़रूरी और हर दफ़ा नहीं होता लामा इंडेक्स। अच्छा देखें, आपने लैंग चैन की हेल्प से एक एजेंटिक एआई का सॉफ्टवेयर बना लिया। अब आपने उसके अंदर ना डॉक्यूमेंट ऐड करनी है, तो अगर डॉक्यूमेंट सिंपल है, टेक्स्ट वाली है, तो लैंग चैन के अंदर है वो जो पार्सर है ना, जब मैंने बोला पार्सर, तो लैंग चैन का अपना भी पार्सर है, तो वो उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा पीडीएफ दिया है जिसमें ग्राफ हैं, जो पीडीएफ जो पिक्चर शेयर की पीडीएफ है, जिसमें टेबल्स हैं, तो फिर जो लैंग चैन का अपना पार्सर है ना, वो इतना अच्छा काम नहीं करता। तो उस वक्त फिर उस लैंग चैन के अंदर हम लामा इंडेक्स को यूज़ करते हैं। लामा इंडेक्स बेसिकली एक पार्सर है जो कि बड़ा अच्छा काम करता है, जिसके अंदर फाइनेंस का डॉक्यूमेंट हो, मेडिकल, तो जिसमें टेबल्स होते हैं, जिसमें ग्राफ होते हैं, वहाँ लामा इंडेक्स का जो पार्सर है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो फिर लामा इंडेक्स को लैंग चैन के अंदर हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो लैंग चैन है वो एक बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर लामा इंडेक्स को तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई डॉक्यूमेंट को यूज़ करना हो। तो ये वो चीज़ें थी कि जिसका हमने ख्याल रखना है कि जब भी हमने अपना रैक प्रोडक्शन लेवल का बनाना है तो उसमें ये 3 बातें होनी चाहिए कि उसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए, लैंग चैन की मदद से बना हुआ होना चाहिए, और अगर उसके अंदर आपने बड़ा अच्छा किस्म का कॉम्प्लिकेटेड किस्म का डॉक्यूमेंट लगाया है तो एक अच्छा पार्सर जिसमें लामा इंडेक्स का, उसको आप यूज़ करें, ठीक है। ये सर लामा इंडेक्स का पार्सर सर एम्बेडिंग्स के लिए यूज होता है? दोबारा पूछें क्वेश्चन। सर लामा इंडेक्स का पार्सर एम्बेडिंग्स के लिए यूज होता है? जी 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 जी, वो असल में वो क्या करता है, बेसिकली ये करता है कि आपके ना जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट करके आपको आंसर करेगा, फॉर्मेटिंग करता है वो। अच्छा, अब आगे ओके चलते हैं। सर। अच्छा बाकी ना, अच्छा ये इसमें एक और, अच्छा इसमें इसके अलावा ना डिफरेंट और भी इसमें हमारे पास वो ऑप्शंस हैं कि हेट्रोजीनियस कंटेंट, कि अगर आपकी उस यानी कि चंकिंग करता है ना ये पार्सर, उसको ना तो आपका ऐसा है कि जिसके अंदर ना मिक्सचर टेबल भी हैं, वो है, तो उसमें और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये हमारे पास ना इसकी लास्ट स्लाइड है कि ये सारी चीज़ें उसने इकट्ठी की हैं। आप इसको देखते हैं कि हम इसको समराइज़ करते हैं, ये क्या बना हुआ है। देखिए हमारे पास पहले था कि रिट्रीवियल, अच्छा देखें पहला स्टेप क्या होता था कि आपने क्वेरी दी है, ठीक है, उस क्वेरी को आप
उसमें क्वेरी उसकी एक्सपेंशन को यूज़ करते हैं। क्वेरी एक्सपेंशन क्या होती है कि आपने एक सवाल पूछा है, तो वो जो LLM है वो क्या करेगा, वो उस एग्जैक्ट उस सवाल को लेके जाकर जवाब नहीं उसको वो नहीं ढूंढेगा। जो अच्छा LLM रैग होगा वो क्या करेगा, उस सवाल के मिलते जुलते 4-5 सवाल और बनाएगा, फिर जाकर ना आपकी डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा। इसको बोलते हैं क्वेरी एक्सपेंशन। ये अच्छे रैग की क्वालिटी है, ठीक है। तो नंबर सर 2, ये जी दोबारा जी रिपीट करिएगा। मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, अब ये सारी समरी हमारे पास है कि हमने बोला कि एक जो अच्छी क्वालिटी का रैग है जिसको बोलते हैं एडवांस्ड रैग, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो पहला स्टेप होना ये चाहिए कि जब भी आप देखें, आपने रैग्स जो आपका रैग यानी कि जो आपने लैंग चैन की मदद से आपने एक रैग बना लिया है, अब आपने उससे एक सवाल पूछना तो वो जवाब देगा ना। अब आपने सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, अब पुराना तरीका क्या होता था कि जो सवाल पूछा वही सवाल उठा के ना वो रैग जाता था डॉक्यूमेंट में ढूंढता था, तो उसको अक्सर आंसर ना एक्यूरेट नहीं मिलता था, मिलता जुलता ले आता था लेकिन वो अच्छा आंसर नहीं। तो अब जो आजकल के जो रैग्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो सवाल पूछा है ना उसको एग्जैक्ट उठा के मत जाओ, उससे पहले 3-4 सवाल और बनाओ, मिलते जुलते सवाल बनाओ, अब जाकर ढूंढो तो तुम्हें जो जवाब फिर जो जवाब मिलता है वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेरी एक्सपेंशन, कि जो कोई सवाल पूछा है उसको थोड़ा सा 3-4 सवाल उसके और बनाओ ना, फिर जाकर ढूंढो, ठीक। दूसरी जो अप्रोच आजकल यूज होती है हाइब्रिड सर्च, कि भाई उसको जब क्वेश्चन है उसके सिमेंटिक को भी समझो, कि जुमले के मतलब को भी समझो, उसमें जो की वर्ड्स हैं उनको भी समझो, तो जाकर डॉक्यूमेंट में जाकर जवाब को ढूंढो। ये दूसरी टेक्निक है। तीसरी टेक्निक ये है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं और आप तो उसकी री रैंकिंग भी करो, कि री रैंक करके उसमें से टॉप 20 अलग कर दो, उन टॉप 20 में से 3 निकाल कर उसमें से ढूंढो, ताकि जवाब ज़रा जो स्पीड है वो ज़रा तेज़ हो। चौथी बात हमने पढ़ी थी कि उसकी मेमोरी होनी चाहिए, ताकि उसको याद रहे कि अगला सवाल है, उसको पिछला सवाल भी याद है, ताकि वो जब आगे ढूंढने सर्च करने डॉक्यूमेंट में जाए तो अच्छे तरीके से सर्च कर सके। तो अदरवाइज अगर वो आपसे ऐसा बात पूछते हैं जिसका लिंक पिछले सवाल के साथ है, तो अगर उसको मेमोरी नहीं होगी तो वो भूल जाएगा, वो ढूंढ नहीं सकेगा सही तरह सवाल, तो उसकी मेमोरी का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने चला था कि आपने जब रैग बना लिया है तो उसकी चेकिंग भी करें ना कि वो ठीक भी है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने बोला कि एवेल्युएशन होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो हमने इसमें नहीं पढ़ी जो इसके अंदर एडिड है, आप जब भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे अपने रैग से, तो वो क्या करता है, वो आपके क्वेश्चन को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करता है। कभी आपने गौर से चैट जीपीटी को देखा हो ना, कि जब उसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो खुद भी वो क्वेश्चन बना बना के ना आगे शिफ्ट कर रहा होता है। तो आप जब क्वेश्चन पूछती हैं तो वो उसको प्रॉम्प्ट में खुद भी कन्वर्ट करता है कि तुम एक एक्सपर्ट आदमी हो, तुम इसका ये जवाब यूं करके दो, वो पीछे प्रॉम्प्ट, तो बिहाइंड द सीन प्रॉम्प्ट भी बन रहा होता है, ठीक है। ये अच्छे रैग की क्वालिटी है। अगली बात ये है कि आप उसको चेक भी करें कि भाई अगर कहीं गलती शलती हो रही है तो हमें पता चले किस स्टेप पे हो रही है। उसके लिए आपके रैग में लैंग स्मिथ होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ट्रेस कर सके कि अगर इशू है तो कहाँ पर है, ताकि उसकी डीबगिंग की जा सके, ठीक है। फिर चौथी बात, अगर आपने कभी नोट किया हो, स्पेशली ये जो जेमिनाई है, अगर कभी आपने गूगल का जेमिनाई यूज किया हो, उससे एक सवाल करें तो कभी कभी लाइनों के साथ वो लिंक भी बताता है कि मैंने ये जवाब किस वेबसाइट से लाया है, ये जवाब किस डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो अगर ये भी चीज आपके रैग में, इसको बोलते हैं साइटेशन, तो ये एक अच्छा रैग है, ताकि उसकी वजह ये होती है ना कि हम वेरीफाई कर सकते हैं भाई इसने ये जो लाइन लाई है वाकई उधर मौजूद है, अभी गप तो नहीं मार रहा, ठीक है। तो ये अच्छा रैग है। तो साइटेशन की भी उसके अंदर क्वालिटी। तो और लास्ट बात ये है कि उसको चेक करने के लिए डिफरेंट स्कोरिंग होती है, जैसे कि उसके अंदर प्रेसिजन, उसकी रिकॉल और उसका रेलेवेंट होना, उसकी हेलुसिनेशन, उसके स्कोर्स बनाए हुए हैं। तो वो स्कोर्स की जो एवेल्युएशन है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये उस स्कोर को मैच कर रहा है, वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये वो सारा ही, ये आप बोल रहे हैं ये वो आर्किटेक्ट है जो आजकल का जो एडवांस रैग है उसके अंदर
होनी चाहिए। तो हमने पूरी कोशिश की कि इसको इसको विद इन दिस टाइम फ्रेम इसको कंप्लीट करें। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ मॉडरेटर की तरफ, और क्वेश्चन आंसर है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक टाइम इज ओवर है। थैंक यू सो मच फॉर। जी आवाज़ नहीं आ रही किसी का, कोई बंदा बोल रहा था। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें क्वेश्चन। सर ये आपने सर थोड़ा स्लाइड ऊपर जाएंगे, जो अभी आपने रिसेंटली एडवांस रैक की पाइपलाइन एक्सप्लेन करी है। सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर ये जो साइटेशंस हैं, इसका मतलब क्या है? साइटेशंस एंड रैगस इवैल्यूएशन, ये हाँ, दो आप थोड़ा डिफाइन करेंगे? से सवाल करते हैं तो एक जवाब लाता है। अगर अगर आपको मौका मिले ना, जेमिनाई को यूज़, घर में जेमिनाई को यूज़ करें, उसको एक सवाल पूछें, वो जो जवाब देगा ना, तो हर लाइन या हर पैराग्राफ के बिल्कुल कॉर्नर पे ना उसने उसने लिंक दिया ओ, होगा, ओके वो ओके सर, साइटेशन होती है। ओके। ओके ओके, गॉट इट सर। एंड रैगस इवैल्यूएशन? रैगर, हाँ, ये एवेल्यूशन होती है कि ये हम चेक करते हैं कि इसकी, जैसे पीछे पढ़ा था ना कि इसमें प्रिसीजन कैसी है इसकी, इसमें हलूसिनेशन कितनी है, सही, 90% वो 80% में बात की थी ना, वो यहाँ पर हम चेक करते हैं। ओके सर। तो हमने जो कुछ प्रॉब्लम्स ऊपर डिफाइन जो हमने देखी, जो एक बेसिक रैक के अंदर होती हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन बेसिकली ये पूरी एडवांस रैक की पाइपलाइन है। जी ये वो पाइपलाइन है। अगर आप रैक रैक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर ये सारी हैं ओके और उस वो एक अच्छा सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कॉन्फिडेंट होकर इसको मार्केट में सेल कर सकते ओके सर, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी? एनी आइडिया? कल हैं। परसों? जी अब मैं ये इसका आंसर ना आपको जो मॉडी जो एडमिन है वो आंसर करेंगे, तो ये वो आपको बताएंगे कि कब आपने करना है। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ मॉडरेटर की तरफ। आवाज़ नहीं आ रही है आई थिंक किसी की। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली सेशन का टाइम कंप्लीट हो गया, तो 5 मिनट्स में कंक्लूड कर सकते हैं इसे, फिर नेक्स्ट मीटिंग भी है। इसके इट इज़ कंक्लूडेड। अब आप ये करें कि आई थिंक आपकी ना कोई लैब आगे आएगी, उसमें आप कोई काम करवा देंगे, तो आप ना ये क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा उनसे। और ये जितनी बातें, ये स्पेशली जो स्लाइड 7 नज़र आ रही है, आपने जब भी रैग का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपने ये सारी बातें याद रखनी कि उस प्रोजेक्ट में ये बातें होनी चाहिए। अगर उसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इसको मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ये सब मॉनिटर करनी है, क्योंकि जो आजकल जो रैक मार्केट में सेल हो रहा है उसमें ये बातें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आई होप आप ना ये कुछ कमिंग डेज में इसका प्रोजेक्ट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।